मैडी टॉक के एक और एपिसोड में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ इस मुलाकात में हैं डॉक्टर CR चौधरी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कई वर्षों से विश्व अस्थमा रोग मनाती आ रही है। ये दिवस अपने आप में बेहद खास है क्योंकि अब पूरा देश या पूरा विश्व की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग हो चुका है और खास तौर पर अस्थमा को लेकर आज हमने डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में बुलाया है। सर, वंस अगेन वार्मली वेलकम। और आज हम अस्थमा के बारे में बात करने वाले हैं, जो पूरी जो दुनिया है वो विश्व अस्थमा रोग दिवस मनाती है और हर मई के दूसरे मंगलवार को इस दिवस को मनाया जाता है। सब जागरूक हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है अब इस बारे में खुले तौर पर और ज्यादा बात करनी चाहिए कि अस्थमा क्यों है, क्यों होता है, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो उसके बारे में हम पूरी तरह से बात करना चाहेंगे आपसे। तो अस्थमा क्या है सर? सबसे पहले अस्थमा एक फेफड़ों की एलर्जी का रोग है। जैसे स्किन की एलर्जी है, आई की एलर्जी है, उसी प्रकार फेफड़ों की एलर्जी का रोग को हम अस्थमा कहते हैं। अच्छा, ये डायग्नोस कैसे होता है सर? अस्थमा जैसे मैंने बताया आपको कि बुखार को जैसे थर्मामीटर से देखते हैं, ब्लड प्रेशर को बीपी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, उसी प्रकार अस्थमा को एक स्पायरोमीटर नामक टेस्ट से देखते हैं। जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है या पीक फ्लोमीटर होता है। जैसे पेशेंट को बोलते हैं कि उसमें ब्लो करे और उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखते हैं कि उसकी पीक एक्सपिरेटरी रेट क्या है। तो सिंपली अस्थमा कैन बी डायग्नोज्ड विद द हेल्प ऑफ द पीक फ्लोमीटर ऑन द बेड साइड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट that is known as spirometry that can be done in pulmonary lab. Okay. अच्छा सर, अस्थमा एक ऐसा नाम है, आपको सच बताऊं, काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, कोई थोड़ा सा जुकाम हो या सर्दी हो, लोग सीधा एक बात कहते हैं अस्थमा हो गया, और अस्थमा को इतना डेंजरसली डिस्क्राइब करते हैं कि लोग वैसे भी डर जाते हैं। तो इसमें कितना सच्चाई है? अस्थमा का बहुत अस्थमा का बहुत सोशल स्टिग्मा है। जैसे हम डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि कई पेशेंट ऐसे जैसे वो उसको अस्थमा भी है, उसको हाइपरटेंशन भी है, उसको डायबिटीज भी है, लेकिन वो अस्थमा के प्रति अवेयर बहुत कम है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए बहुत अवेयर है। This means still lot of awareness is required in asthmatic patient. जबकि हम लोग अब विश्व अस्थमा रोग दिवस मना रहे हैं, बावजूद उसकी इतनी जागरूकता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अस्थमा का जो लेवल है, क्या बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में या फिर बुजुर्ग लोगों में अलग अलग तरह का होता है? जैसे लेवल का मैं बताऊं तो अस्थमा 80% से ज्यादा अस्थमा के लक्षण बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाते हैं। अच्छा। बचपन में ही अस्थमा के लक्षण शुरू होते हैं, जबकि लोग उसको नजरअंदाज करते हैं या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और अस्थमा के मैनेजमेंट का ट्रू मैसेज यही जाता है कि अपने को बाल्यावस्था में अस्थमा के लक्षण हो तो उसको डायग्नोस्ट करा लेना चाहिए और उसको उसी टाइम उसको चेक करना चाहिए। और जैसा कि आप दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सीवियरिटी अस्थमा में माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर अस्थमा होता है, जो कि बच्चों में, महिलाओं में, एडल्ट में, एल्डर में, सभी में एक जैसा ही होता है। अच्छा। वो अपन स्पायरोमेट्री जो करते हैं टेस्ट, जैसे डायग्नोसिस करते हैं, उससे पता लग सकता है कि अस्थमा इसको माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अस्थमा की तीव्रता क्या है। अच्छा। जैसे कभी भी हमारे पास पेशेंट ब्लड प्रेशर का आता है तो वो हमेशा उसकी रीडिंग ब्लड प्रेशर के मर्करी पे रहती है। सर मेरा बीपी ठीक तो है, सर मेरा बीपी ठीक तो है। सिमिलरली अस्थमा वाले पेशेंट में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि सर मेरा अस्थमा की सीवियरिटी क्या है या तीव्रता क्या है, या जो मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ उससे मेरा अस्थमा कितना कंट्रोल है, ये अभी भी बहुत रिक्वायर है। अच्छा, अस्थमा होने का कोई खास रीजन है? जैसे आपने कहा बच्चों में भी होता है, तो रीजन? बिल्कुल, अस्थमा जेनेटिक डिजीज है, ये आनुवंशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे पेरेंट्स में है बच्चों में होता है, कई बार समटाइम्स पेरेंट्स में नहीं है, उनके 4 पेरेंट्स में है। अच्छा, तब भी उसे जैसे दादा दादी, जैसे अपन कहते हैं ना किसी की इसकी हाइट नानी जैसी है, या इसका रंग दादा जैसा है, इसका मतलब कुछ जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। तो अस्थमा ही एलर्जी का रोग है जो एक जेनेटिक डिजीज है जो ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, ये जेनेटिक अगर है, तो सर इसके अलावा जैसे कि हमने देखा फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं या धुएं वाले इलाके में जो काम करते हैं, उनको जो सांस लेने में तकलीफ होती है, वो उसको हम अस्थमा का दूसरा फॉर्म बोलते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल अस्थमा। जी। जो दैट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, कि पर्सन उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस काम से रिलेटेड है। और ऐसे पेशेंट की क्लासिकल हिस्ट्री होगी कि सैटरडे संडे जब उनकी लीव रहती है तो वो कहता है सैटरडे संडे मेरे कोई तकलीफ नहीं है, और जैसे ही मैं मंडे को काम पे जाता हूँ मुझे सांस की तकलीफ हो जाती है। By that way we diagnose the occupational asthma. अच्छा। But basically अस्थमा की टेंडेंसी जेनेटिक होती है, मतलब हर पर्सन के अंदर जेनेटिक टेंडेंसी होगी, जब तक कि वो पेशेंट उस अस्थमा के कारक के या उत्प्रेरक जो होते हैं, कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके संपर्क में नहीं आता तब तक वो डोरमेंट पड़े रहते हैं, और जैसे ही उसके संपर्क में आता है उसको अस्थमा की प्रवृत्ति होने लगती है।
एंड देन हाउ कैन वी डायग्नोस इट? अगर शुरुआत में जैसे आप कह रहे बाल्यावस्था से शुरू हो जाता है अस्थमा को, हम सिंपली, मैंने एक बताया कि लैब डायग्नोसिस, जैसे ब्लड प्रेशर को बीपी इंस्ट्रूमेंट, बुखार को टेम्परेचर को थर्मामीटर, कार्डियक डिजीज है ईसीजी से देखते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, इसी प्रकार जो लैब टेस्ट है दैट इज स्पायरोमीटर। लेकिन इसका क्लिनिकल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी पेशेंट में खांसी, सांस में तकलीफ, छाती में जकड़न, छाती में सीटी जैसी आवाज आना, नॉक्टर्नल अवेकनिंग, स्पेशली चाइल्डहुड अस्थमा, बच्चों में अगर कोई पेरेंट्स टिपिकल हिस्ट्री देता है कि रात में बच्चा खांसी करके उठ जाता है, अगर ऐसे किसी में लक्षण हो और ये लक्षण एपिसोडिक हो, अस्थमा इज ए ब्यूटीफुली डिस्क्राइब एज एपिसोडिक डिजीज। इसके अंदर कभी कभी तो तकलीफ होगी, कभी कभी नहीं होगी। अगर एपिसोडिक सिम्टम्स वाला पेशेंट जिसके सीटी जैसी आवाज आती हो, सांस में तकलीफ, बार बार जुकाम, खांसी लंबी रहती है, अक्सर लोग कहते हैं हमको खांसी बहुत लंबी रहती है, अगर ऐसे लक्षण हो तो अपने को तुरंत देखना चाहिए कि यस इसको अस्थमा हो सकता है। और देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अपने को स्पायरोमेट्री से कंफर्म कराना है कि अस्थमा है या नहीं है। अच्छा, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो क्या इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है, ऐसा कुछ है या? बिल्कुल, अस्थमा का जैसे बताया जेनेटिक टेंडेंसी होती है, तो इसमें अस्थमा को हम बोलते हैं कि ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है, जो एयरवेज होते हैं उसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो इसको हमको कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रिवेंटर मेडिसिन देनी पड़ती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन, वन इज रिलीवर एंड वन इज कंट्रोलर। तो अस्थमा में बेसिकली मैंने बताया कि एयरवे इन्फ्लामेशन होता है, जो अपने एयरवेज ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन, जैसे आई फ्लू हुआ ऐसे ही इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने को लॉन्ग टर्म इनहेलर देना पड़ता है। अच्छा। और मेडिकेशन की जैसे आपने बात बताई, तो इसमें मेडिकेशन ओरल टेबलेट्स भी होती है, सिरप भी होता है, इंजेक्टेबल भी होता है, लेकिन जो आधुनिक थेरेपी अभी चल रही है दैट इज इनहेलेशन थेरेपी, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, दैट इज मॉडर्न थेरेपी। एंड आफ्टर अपीयरेंस ऑफ दिस इनहेलेशन थेरेपी, asthmatic patient have whole life has changed। तो इनहेलेशन थेरेपी क्या है? क्या इनहेलेशन थेरेपी में जैसे मैंने बताया कि दिस इज टारगेटेड थेरेपी। ओके। अगर अपन बात करें कि अफगानिस्तान में जो वार हुआ था जी, उससे पहले दो कंट्री जब वार करते थे तो उसको बम को ऐसी जगह गिराते थे पूरा वो डिस्ट्रिक्ट या पूरा स्टेट ही डैमेज हो जाता था। लेकिन अभी मॉडर्न जमाने में उन्होंने क्लस्टर बम गिराए थे यूएस वालों ने, कि वो मिलिटेंट की केव में जाके और वहीं ब्लास्ट होते थे जहाँ पे नीड है। तो टारगेट थेरेपी, देयर आर अदर मैनी अदर डिजीज वहाँ की टारगेट थेरेपी है, लेकिन अस्थमा में इनहेलेशन जो इन्फ्लामेशन है वो एयरवेज में है। तो पेशेंट को जो इनहेलेशन रूपी मेडिसिन है जो सांस के द्वारा अंदर जाती है, वो हमको टारगेट थेरेपी बोलते हैं। वो टारगेट पे जाती है, ज्यादा असर करती है, तीव्र असर करती है, जल्दी इफेक्ट होता है और उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। अच्छा। जो पहले मेडिसिन लेते थे, जो टेबलेट या सिरप लेते थे, वो बाई वाटर के साथ लेते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी और पूरी बॉडी के अंदर उसके साइड इफेक्ट होंगे। इनहेलेशन मेडिसिन लोकल, टारगेटेड, इफेक्टिव, इकोनॉमिक, ज्यादा सही। अच्छा, साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, बच्चों में अस्थमा की बात करते हैं। नेबुलाइजर की मशीन आमतौर पे अब हर घर में आपको मिल जाती है। डॉक्टर सजेस्ट की आप वो मशीन खरीद के घर पे रख लीजिए, सर्दी जुकाम में बच्चों के इस्तेमाल में आती है जब भी अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन पेरेंट्स के मन में एक थ्योरी हमेशा रहती है कि नहीं, ये डॉक्टर अर्निंग का सोर्स बनाते हैं, मशीन की जरूरत नहीं है, अगर बच्चे यूज कर रहे हैं तो वो हैबिचुअल हो जाएंगे, मतलब इट्स हार्मफुल फॉर चाइल्ड। तो आप इस बारे में देखिए, मैं नेबुलाइजेशन का बहुत बड़ा मिथ से उसको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, कि नेबुलाइजेशन थेरेपी हम कब देते हैं, जैसे अस्थमा का अटैक हो गया जी, किसी पेशेंट को अस्थमा का तीव्र या सीवियर दौरा पड़ गया, तो हम उसको नेबुलाइजेशन के रूप में प्रेशर, जो मीटर डोज होता है, प्रेशर डोज से नेबुलाइजेशन मशीन से देते हैं जी। उसका इफेक्ट मतलब ओनली फॉर हाफ एन आवर रहता है। अच्छा। नेबुलाइजेशन का हम शॉर्ट टर्म मेडिसिन देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, जिसका की इफेक्ट हाफ एन आवर से 1 आवर तक रहता है। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन नहीं है, दैट इज फॉर इमरजेंसी पर्पज। अब देखिए, अस्थमा वाले पेशेंट क्या करते हैं कि उसको हम रेगुलर जो प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं, लॉन्ग टर्म जो स्टेरॉइड इनहेलेशन होता है, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप ये लेंगे। पेशेंट क्या करते हैं कि जब भी उनको तकलीफ होती है वो नेबुलाइजेशन लेके छोड़ देते हैं, 2-3 दिन नेबुलाइज लिया, फिर रिलैक्स हुए वापस हो गया। दैट इज रॉन्ग अप्रोच। तो इनहेलेशन जो नेबुलाइजेशन है वो दैट इज ओनली फॉर इमरजेंसी पेशेंट, जैसे कोई बच्चा है, कोई एल्डरली है जो इनहेलेशन नहीं ले पा रहा है, या कोई बेड रिडन पेशेंट है, या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, उनको हम नेबुलाइजेशन के द्वारा भी देते हैं। और जिन बच्चों को सर्दी जुकाम जो अमूमन नॉर्मल होता है, वो भी जैसे नेबुलाइज
डॉक्टर उन्हें करते हैं, तो वो कितना फायदा? वो इसलिए करते हैं कि जो भी वायरल होता है उसके वायरल इज फॉलोड बाय वीजिंग, मतलब एयरवे वीजिंग हो जाता है, एयरवे नैरोइंग हो जाता है। तो कोई भी वायरल अटैक होगा, दिस इज आल्सो वन ऑफ द कैटलिस्ट फॉर अस्थमा अटैक। जैसे धूल हुआ, मिट्टी हुआ, धुआं हुआ, इन्फेक्शन में वायरल, बैक्टीरियल, एनी इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, एनी कोल्ड एयर, डस्ट, फ्यूम, पेट एनिमल्स, दीज ऑल आर अस्थमा कारक बोलते हैं हम इनको। तो जो वायरल अटैक है, कॉमन कोल्ड है, जिसमें आप कहते हो कि जुकाम के अंदर या जी उसके बाद में भी पेशेंट को वीजिंग होती है, और उस वीजिंग को रिलीव करने के लिए अक्सर नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको वायरल ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। तो उसमें शॉर्ट टर्म नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, वो 2-3 दिन बिल्कुल लगाना चाहिए, बेस्ट है। अच्छा, आपने पैड्स की बात की, हम उन्हें हर दूसरे घर में आपको आजकल पैड्स मिलेंगे, तो ये कितना सच है कि पैड्स को रखना घर में अस्थमा को बुलावा देना, एक तरह से कितना फैक्टिव है? देखिए, अस्थमा के जो कारक होते हैं वो अलग अलग पेशेंट में अलग होते हैं। किसी को पैड से होता है, किसी को डस्ट से होता है, किसी को फ्यूम से होता है, किसी को परफ्यूम से होता है, किसी को कोल्ड एयर से होता है। देयर आर मेनी रीजंस एंड इंडिविजुअल फॉर दैट पेशेंट। अगर किसी को पेट से कुछ प्रॉब्लम है तो उसको नहीं रखना चाहिए। अच्छा, बाकी कोई इश्यू नहीं? बाकी कोई इश्यू नहीं। अगर उसको पेट से एलर्जी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अस्थमा का अटैक मींस होता है जो सडनली एक सिचुएशन आती है, जैसे हार्ट अटैक वाली बात होती है। तो अस्थमा अटैक के साथ कैसे हो सकता है? यानी अस्थमा तो एक सर्दी जुकाम या सांस में तकलीफ, इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, दीज आर द क्रॉनिक डिजीज। और इसके अंदर जो रैपिड ऑनसेट ऑफ अटैक होता है या रैपिड उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। जैसे हार्ट बीपी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको सडन चेस्ट पेन हुआ, एंजाइना हुआ, एमआई हुआ, दैट इज कार्डियक अटैक, या मतलब एमआई बोलते हैं हम। इसी प्रकार अस्थमेटिक पेशेंट है, लॉन्ग टर्म वो मेडिसिन नहीं ले रहा है और इरेगुलर मेडिकेशन ले रहा है, या सडन कोई एटमॉस्फेरिक चेंजेस हुआ, तो उसको अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ सकता है। अस्थमा अटैक मतलब गंभीर दौरा, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो उसको अपने को वैसा ही लेना चाहिए जैसा हार्ट अटैक लेते हैं, जैसा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। अस्थमा का अटैक में लंग फंक्शन काफी डिटोरिएट हो सकता है, एंड समटाइम अस्थमा अटैक इज वेरी डेंजरियस, समटाइम्स इवन मे लीड टू डेथ। सो वेदर अस्थमा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अस्थमा अटैक कैन बी एनी फॉर्म ऑफ सीवियरिटी इन दी एनी ग्रुप। तो किसी को अगर माइल्ड अस्थमा है तो उसको भी गंभीर दौरा पड़ सकता है, अगर उसको मॉडरेट अस्थमा है उसको भी गंभीर दौरा पड़ सकता है, और किसी को सीवियर अस्थमा है उसको भी गंभीर दौरा पड़ सकता है। इन तीनों जो स्टेजेस हैं में सबसे बड़ा डिफरेंसेस क्या होता है? माइल्ड में क्या, मॉडरेट में क्या? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हम स्पायरोमेट्री जो मैंने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हम उसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। उसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री के सिम्टम्स भी होते हैं। किसी पेशेंट को अगर वीक में एक बार सांस को तकलीफ होती है, या मंथ में कितनी बार उसको नॉक्टर्नल अवेकनिंग हुई, या कितनी टाइम उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जैसे रिलीवर पेशेंट एस्थलीन का इनहेलेशन जेब में ही रखते हैं, वो लेते रहते हैं बार बार, अगर उसको फ्रीक्वेंट ले रहा है, फ्रीक्वेंट उसको लेने की डोज सडनली बढ़ गई, पेशेंट कहता है साहब पहले तो मैं सप्ताह में 1 बार लेता था, अभी मैं दिन में 2 बार लेता हूँ, इसका मतलब उसका अस्थमा का अटैक हो रहा है। दीज आर द अलार्मिंग साइंस। या वो पेशेंट कहता है साहब अभी तो मैं 5 टाइम 6 टाइम ले रहा हूँ, मेरे कुछ रिलीफ ही नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में, ऐसे टाइम में पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडेंट को, फैमिली मेंबर को, सबको विजिलेंट रहना चाहिए कि उसको तकलीफ हो सकती है। ये इनहेलर यूज करने का जो सिस्टम है, ये डॉक्टर सजेस्ट करता है, इसमें भी अलग अलग तरह के इनहेलर्स आते हैं या कोई एक? हाँ, इनहेलर 2 तरह के आते हैं, मैंने बताया। एक तो लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव इनहेलर होता है जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अच्छा। जो एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसको वो नॉर्मलाइज करता है जी, दैट इज नोन एज प्रिवेंटर। और रिलीवर मेडिकेशन, जैसे अस्थमा का ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसको हम रिलीवर मेडिकेशन बोलते हैं। That is also in form of short acting beta 2 agonist, that is ethylene। और इनहेलेशन का तो यही बताया जी। अच्छा, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग भी क्या अस्थमा कॉम्प्लिकेटेड है और कैसे? बिल्कुल। अस्थमा के पेशेंट, अस्थमेटिक पेशेंट 30% अस्थमा प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। अच्छा। 30% अस्थमा सेम रहता है, और 30% अस्थमा के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ये प्रेगनेंसी के अंदर वेरिएशन रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू ये रहता है कि जिसको अस्थमा की तकलीफ है उसको अस्थमा अपना कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे अगर पेशेंट को अर्ली ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट 3 मंथ इज वेरी क्रूशियल। अगर उस समय अस्थमा का बार बार अटैक हो रहा है, बार बार हमको मेडिकेशन देनी पड़ती है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो साइड इफेक्ट करती है, वो हम दे नहीं पाते हैं, और उधर अस्थमा का अटैक होता है। तो दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर पेशेंट एज वेल एज डॉक्टर कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू।
अगर मेडिसिन देनी है, पेशेंट को बचाना है, देनी है, उधर साइड इफेक्ट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये पेशेंट को कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि अगर आपको अस्थमा है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी है, तो अपने अस्थमा को आप कंट्रोल रखें या नियर नॉर्मल रखें, ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी आपको कोई तकलीफ नहीं हो। अच्छा, खाने का जो शेड्यूल है वो अस्थमा पेशेंट्स के लिए क्या होता है और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? खाने में कुछ चीजें, अस्थमा एक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है जिसमें कि कफिंग, कोल्ड, स्नीजिंग, मतलब ठंडी चीजों से आप, तो ठंडी चीजें, तली चीजें, चिकनी चीजें, ऐसी चीजों से हमेशा बचना चाहिए। इससे ठंडा पानी है, फ्रिज की चीजें हैं, ये चीजें नहीं लेनी चाहिए जो सारी चेस्ट के सिम्टम्स बढ़ाती है। और बैड हैबिट्स की बात करें, शराब पीना या फिर सिगरेट, स्मोकिंग इज वेरी डेंजरियस। एल्कोहलिक एंड स्मोकिंग इज वेरी डेंजरियस फॉर asthmatic patient. Smoking, long term smoking can lead to COPD that is irreversible, that is more fatal than asthma. जी। स्मोकर जो है, स्मोकर के कारण COPD होता है, that is mimicking to asthma, but that is more dangerous. Asthma is a reversible disease while COPD is irreversible disease. अस्थमा में जो पेशेंट के लंग फंक्शन होते हैं वो परमानेंट डैमेज नहीं होते, दैट कैन बी रिवर्सिबल, उसको अपन नॉर्मल कर सकते हैं मेडिसिन से। लेकिन COPD के अंदर अगर एक बार डेवलप होगी दैट इज इरिवर्सिबल। इसलिए स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अस्थमा के पेशेंट को। अच्छा, जैसे कि आज भी छोटे बच्चे हैं जो ग्राउंड्स में खेलते हैं, मिट्टी में रहते हैं, स्कूल्स में भी यही माहौल रहता है, या फिर घर में डस्टिंग हो रही हो, तो बच्चों के लिए क्या अवेयरनेस होनी चाहिए इसको लेकर? बच्चों में मैंने बताया कि अस्थमा के जो कारक धूल, मिट्टी, धुआं, इंडोर पोल्यूशन का रहता है। घर के अंदर धूल है, मिट्टी है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरियस फॉर अस्थमेटिक पेशेंट। जो खुली मिट्टी, जैसे आपने बोला कि ग्राउंड के अंदर बच्चे खेलते हैं, दैट डस्ट इज नॉट वेरी डेंजरियस बिकॉज़ इट्स नॉट अ स्मॉल एरिया। तो अगर घर के अंदर स्पेशली बेसमेंट की जो मिट्टी है, जो बेसमेंट के अंदर काफी दिनों से बंद पड़ा है, उसकी जो मिट्टी है दैट इज वेरी डेंजरियस। उसमें जितने टाइम तक वो मिट्टी बंद पड़ी है, जैसे पुराने अखबार है, पुरानी बुक्स है, न्यूज़पेपर है, या पुरानी कोई मैट्रेस है, उसके अंदर जितनी मिट्टी पुरानी होगी उसमें हाउस डस्ट माइट होगा, एंड दैट इज अस्थमा कारक, दैट इज वेरी डेंजरियस, और उस मिट्टी से बचना है। अच्छा, अस्थमा लॉन्ग टर्म पीरियड डिजीज में आती है, जैसे कि आपने कहा हेरिडिटी भी है, कोर्स बहुत लंबा चलता है, और चूंकि एक आम आदमी के लिए उसे अफोर्ड करना किसी भी डिजीज का खर्चा वो बहुत मुश्किल होता है, तो क्या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है या गवर्नमेंट फैसिलिटीज है पेशेंट्स के? बिल्कुल। अस्थमा का जो मेडिसिन है, अस्थमा का डायग्नोसिस है, मेडिकेशन है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निःशुल्क मिलता है। अच्छा। और जो मैंने अभी बताया मॉडर्न जो इनहेलेशन थेरेपी है, दैट इज निःशुल्क टू दी एवरी पेशेंट। हमारे हॉस्पिटल में इसकी स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है। कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज अटैच हॉस्पिटल है, उसमें आपको इनहेलेशन थेरेपी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जी 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 जी। ये इन्फेक्टिव है मतलब? नहीं, दिस इज नॉट इन्फेक्टिव, दिस इज जेनेटिक डिजीज। अगेन ये काफी कई बार पेरेंट्स हमको पूछते हैं कि सर ये मेरे को खांसी है या अस्थमा है, मुझे बच्चे को तो नहीं होगा। दिस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, दिस इज हेरिडेटरी डिजीज, द ओनली ट्रांसमिट बाय द जीन्स, नॉट बाय सिंपल कफिंग और दिस मींस। तो जो सीवर पेशेंट हैं इसके, जिनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अस्थमा होता है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उनके लिए? जैसे मैंने बताया अभी, शुरू में अस्थमा के लक्षण एपिसोडिक होते हैं। पेशेंट अक्सर हमको कहता है कि साल में एक या दो बार होता है सांस की तकलीफ, लेकिन ग्रेजुअली जैसे उसकी सीवियरिटी बढ़ती है, फिर हमको पेशेंट कहता है साहब हर 3 महीने में तकलीफ हो जाती है, हर 2 महीने में तकलीफ हो जाती है, अब तो हर महीने तकलीफ होती है। तो सांस, या पहले वो बोलता है कि सिर्फ विंटर में ही होती है, या सिर्फ समर में ही होती है, बाद में हमको कहता है कि थ्रू आउट ईयर मुझे प्रॉब्लम रहती है। दिस इज द वे ऑफ इंक्रीजिंग द सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा। जैसे कि अभी आपने कहा सर्दी में ज्यादा होती है, तो ये भी इशू रहता होगा कि कोल्ड एयर इज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर एनी रेस्पिरेटरी इलनेस, दैट इज वेरी कॉमन फॉर अस्थमा। तो स्पेशली विंटर में सारे सांस की तकलीफ, चाहे जुकाम है, खांसी है, COPD है, जितने भी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अक्सर ज्यादा होती है। एंड कोल्ड वेदर इज लीडिंग टू ब्रोंकोस्पाज्म, जो अपना एयरवेज है उसके अंदर स्पाज्म कर देता है, नैरोइंग कर देता है, दैट इज कॉम्प्लिकेशन फॉर अस्थमेटिक पेशेंट। सो विंटर से, कोल्ड एयर से पेशेंट को बचना चाहिए, जैसे मास्क लगा दिया, हाई नेक की स्वेटर पहन ली, या कोल्ड से जितना बच सकता है उतना उसको बचना चाहिए। यू वांट टू फिट तो यू शुड एक्सरसाइज। तो बिल्कुल। ये कितना अस्थमा को? बिल्कुल, अस्थमा के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल जी, पर्टिकुलरली स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किसी भी डिजीज में काम है। सिमिलरली अस्थमा में भी बहुत रोल है इसका। योगा कितना सपोर्ट करता है? योगा का भी बहुत अच्छा रोल है। पेशेंट को हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। योगा में स्पेशली जो अनुलोम विलोम है, इसका काफी अच्छा रोल रहता है। बेसिकली दीज आर लीड टू
the tone of the patient, normalize the tone of the patient. So patient has to follow these exercise. अच्छा, हर बूढ़े व्यक्ति को अस्थमा का इशू बहुत बार देखा जाता है, हर बार। तो वो क्या उनकी एज की वजह से या आप हेरिडिटी को ही कहेंगे कि वही इसका रीजन? नहीं, डिपेंड करता है कि ओल्ड एज में देखो दो तरह की डिजीज मैंने बोला, एक सीओपीडी होती है जो स्मोकर्स में होती है, उसका तो अक्सर ओल्ड एज में और विंटर में अटैक होता है। सिमिलरली अस्थमा का अटैक ओल्ड एज में और विंटर में रहता है। पर्टिकुलरली जो स्मोकर पेशेंट है उनका विंटर में बहुत ज्यादा रहता है। अस्थमा वाला का पेशेंट विंटर में भी हो सकता है, नॉन विंटर में भी हो सकता है। तो ओल्ड एज में स्पेशली ध्यान रखें, ओल्ड एज और बच्चे, इनमें अस्थमा के अटैक या एनी फॉर्म ऑफ डिजीज का इसमें सीवियरिटी ज़्यादा होती है। तो अपने को स्पेशली रेगुलर मेडिकेशन लें, डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, पोल्यूटेड एरिया से दूर रहें। अच्छा, तो खाने में जैसे क्या चीज़ें ज़्यादा खाने के लिए प्रेफर की जाए? खाने में बैलेंस डाइट, सारी हरी सब्जियां हैं, मिल्क है, दूध है, बैलेंस डाइट, आपको फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारी बैलेंस डाइट लेनी है। अच्छा। फास्ट फूड से बच के रहें, जंक फूड जैसे फास्ट फूड है, और आजकल के बच्चे तो वही लेते हैं। तो उसका क्या समाधान है? दिस इज द बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी होम। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि जैसे गर्भावस्था में आपने कहा कि महिलाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो गर्भावस्था के बाद जब वो गर्भ धारण कर लेती है और शिशु आ जाता है, तो क्या उस पे भी उस चीज का असर रहता है? जैसे कि आपने हेरिडिटी कहा, तो क्या उससे कोई सिम्टम नजर आते हैं बच्चे में या कुछ ऐसा? नहीं है, अक्सर मैंने बताया कि वो डिपेंड करेगा कि गर्भावस्था का कौन सा फेज है। अच्छा। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब तो ऑर्गन बच्चे के नहीं बने हैं, उस समय हम कुछ मेडिसिन ऐसी है जो नहीं दे सकते, बेसिक ट्रीटमेंट है वो नहीं दे सकते, क्योंकि जो स्टेरॉइड वगैरह होते हैं इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा। लेकिन अगर 3 महीने के बाद में अगर पेशेंट अस्थमेटिक है और प्रेगनेंसी है, तो वी कैन यूज एवरी मेडिकेशन। एंड अगेन, beauty of these inhalation therapy is very safe in early month also. Even we can use nebulization, inhalation therapy even in first week of the pregnancy. So this is the beauty of inhalation therapy, because that is not absorbed in systemic circulation. As even we have nature की बिना prescription ओवर द काउंटर जाकर, मतलब अब हम खुद डॉक्टर बन चुके हैं। बिल्कुल, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इश्यू आपने उठाया। अक्सर हम देखते हैं, कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये इनहेलेशन एरोकोट या फराकोट या व्हाटएवर वो उसका वो बॉक्स लेके घूमता रहता है, ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पे जाके कहता है ये मुझे दे दीजिए। फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स यू आर टेकिंग? लास्ट 10 ईयर। अब आप देखिए, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, डायबिटीज की मेडिसिन है, हमेशा ब्लड शुगर चेक से मॉनिटरिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करके मॉनिटरिंग करते हैं, मेडिसिन को कम या ज्यादा करते हैं। इसी प्रकार अस्थमा की मेडिकेशन को भी स्टेप डाउन और स्टेप अप करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पायरोमेट्री। लेकिन पेशेंट हमारे पास आता ही नहीं है, वो 10-10 साल से वही इनहेलेशन ले रहा है और फिर आके बोलता है कि सर अब इसका तो असर ही नहीं होना। So this is the problem with asthmatic patient typically. अच्छा, छोटे बच्चों को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और वो इनहेलर यूज करते हैं, ऐसे केसेस आते हैं जो बच्चों को यूज करना? बिल्कुल बच्चों को यूज कर सकते हैं। इनहेलेशन इज वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी एंड एज वेल एज इन्फेंट। वी कैन यूज इनहेलेशन विद मास्क, इनहेलेशन विद स्पेसर। जैसे छोटे बच्चे हैं वो इनहेल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके साथ स्पेसर होता है, और उससे भी छोटे बच्चे हैं तो स्पेसर के साथ बेबी मास्क होता है, उसके थ्रू इनहेलेशन मेडिकेशन को लिया जा सकता है। दैट इज वेरी सेफ। अच्छा, बच्चों में आप कह रहे जेनेटिक है, अगर एक 12-15 साल के बच्चों को अस्थमा की इशू है तो इनहेलर यूज वो करता भी है प्रोवाइड, तो उसके अलावा क्या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी वही चलेगा जो अदर बड़े लोगों का चल रहा है? बिल्कुल, मैंने बोला इनहेलेशन थेरेपी इज सेम फॉर एडल्ट, सेम फॉर चिल्ड्रन। तो ये तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है बच्चों के लिए कि वो कैसे कंटिन्यू अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे, रेगुलर करे। अस्थमा, चाइल्डहुड अस्थमा कैन बी कंट्रोल्ड एंड समटाइम्स जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अस्थमा की प्रवृत्ति कम होती जाती है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, कुछ बच्चों में होती है, कुछ में नहीं भी होती है। लेकिन अब तब तक अपने को अस्थमा को कंट्रोल रखना है, अदरवाइज बच्चे की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। अच्छा। हमने कई बार देखिए, पेरेंट्स कहते हैं साहब हमने स्कूल की नोटबुक में लिख दिया है कि बच्चे को गेम्स में नहीं पार्टिसिपेट करना है, बच्चे को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कराना है, बच्चे को डांस और उसमें नहीं लेना है, बिकॉज ही और सी इज हैविंग ब्रोंकियल अस्थमा। दिस इज वेरी बैड। आप अस्थमा को कंट्रोल करें और बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि यस यू कैन पार्टिसिपेट इन द डांस, यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जो टोरंटो में ओलंपिक हुआ था उसमें 67 अस्थमेटिक थे जिनको गोल्ड मेडल मिला था। मतलब उनका मोरल देखिए, डाउन मत कीजिए। अपने पीटी उषा है, सुरभि मिश्रा है, प्रियंका चोपड़ा है, इतने फेमस लोग हैं, दे आर अस्थमेटिक एंड दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। बिल्कुल सही है। सो अस्थमेटिक पेशेंट कैन डू एवरीथिंग
अच्छा, एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। कहीं ना कहीं आके एक लैक ऑफ नॉलेज है या लैक ऑफ इंटरेस्ट है कि इस बारे में क्या जाना। ठीक है, अस्थमा मतलब सर्दी जुकाम, तो इस को लेकर जिनका कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर किया जा सकता है या कैसे उनको अवेयर किया जा सकता है कि अस्थमा को आप बिल्कुल लापरवाही में भी ना लें, इस पे गौर करना बेहद जरूरी है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल मैं ये बहुत सिंपली, अभी भी काफी कंफ्यूजन है पब्लिक में। हाँ, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको हाइपरटेंशन था, उसको डायबिटीज था और उसको अस्थमा भी था। उसने अस्थमा की मेडिकेशन को स्टॉप कर दिया और उसको अस्थमा अटैक हो गया। तो जब मैंने उसको एग्जामिन करके उसको पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों किया, फिर मैंने उसको एग्जांपल दिया कि भाई दूसरे के आई एम हाइपरटेंसिव, आई एम डायबिटिक एंड आई एम नॉट इंटरप्टिंग दीज ड्रग्स। वो ब्लड प्रेशर की गोली नहीं छोड़ रहा है, वो डायबिटीज की गोली नहीं छोड़ रहा है और वो अस्थमा की गोली को छोड़ रहा है। लुक एट द डिफरेंस। एक ही पेशेंट, एक ही सिम्टम्स, एक की मेडिसिन ले रहा है, दूसरे की नहीं ले रहा है। बिकॉज़ इसका मतलब तो ये हुआ कि एक माँ अपने 2 बच्चों को खाना खिला रही है, एक को भूखा रह रही। बिल्कुल सही। तो दिस इज अनजस्टिस विद द लंग। बिल्कुल सही। एंड लंग इज वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। एनी इमरजेंसी, एवरीबॉडी इज लुकिंग अबाउट ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग पेशेंट को है कि नहीं। ब्रीदिंग इज अ वाइटल पार्ट, सो यू मस्ट अवेयर एंड यू मस्ट कॉन्शियस अबाउट योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज वाइटल। सो और दूसरा पेशेंट में ये बहुत मिथ्स है कि वो डायबिटीज की मेडिसिन लेता है, कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन की लेता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अस्थमा वाली मेडिकेशन में कहता है मेरे से आदत पड़ जाएगी। समझे आप? लुक एट द डिफरेंस। एक डिजीज की मेडिसिन ले रहा है और दूसरी डिजीज कह रहा है कि इसको लेने से मेरी बीमारी हैबिचुअल हो जाएगा। ये बिल्कुल मिथ्स है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि समटाइम्स अस्थमा के सिम्टम्स पेशेंट को लंबे रहते हैं, तो हमको मेडिसिन लॉन्ग टर्म देनी पड़ती है। तो कुछ पेशेंट उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि इसको इतने टाइम से अस्थमा की मेडिकेशन चल रही है, तो अगर उसको कंट्रोल नहीं है तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। जैसे डायबिटीज किसी को कंट्रोल नहीं है, इंसुलिन भी देना पड़ रहा है। हाइपरटेंशन किसी को कंट्रोल नहीं है तो एंटी हाइपरटेंसिव देना पड़ रहा है। बिल्कुल। इसी प्रकार अगर किसी को अस्थमा कंट्रोल नहीं है तो हम अस्थमा की मेडिसिन को लंबे टाइम तक देते हैं और वो देनी ही चाहिए। अदरवाइज अस्थमा कैन कन्वर्ट इनटू इरिवर्सिबल अस्थमा, दैट इज COPD, दैट इज वेरी डेंजरियस एंड दैट हैज नो रेमेडी। COPD को अगर हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहें, COPD को अपन देखना चाहे तो COPD इज ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में अस्थमा से मिलता जुलता रोग होता है। अगर कोई 40 साल से ऊपर है, सांस में तकलीफ ज्यादा है, सर्दियों में सांस की तकलीफ रहती है, खांसी में बलगम आता है, ऐसे पेशेंट को COPD हो सकता है। जी, तो ये COPD का मतलब एक सीरियस लेवल जो है वो COPD। बिल्कुल। अभी हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर CR चौधरी। आप मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और KN चेस्ट, कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। उनसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा अस्थमा के बारे में। अभी सवाल और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। WHO हर वर्ष मई के दूसरे मंगलवार को मनाता है
और हम भी आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अस्थमा एक ऐसा विषय है जो अपने आप में काफी गंभीर विषय है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम लोगों में उसके प्रति जागरूकता नहीं है। इसीलिए आज हमारे सारे सवाल अस्थमा बेस्ड है और उस पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर CR चौधरी। सर, इस छोटे से ब्रेक के बाद वार्मली वेलकम है आपका शो में एक बार फिर से। आज हम अस्थमा को लेकर बात कर रहे हैं और जैसे कि हमने ये कहा कि हम कहीं ना कहीं उसे लेकर भी उतना गंभीर या जागरूक नहीं है, तो परिवार की बात की जाए कि जब एक अस्थमा पेशेंट घर में मौजूद हो तो परिवार का क्या दायित्व बनता है उस पेशेंट के लिए? जैसे अपन सिंपली किसी अस्थमा इज ए क्रॉनिक डिजीज, जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, अक्सर हमने देखा है कि फैमिली में एवरी पर्सन इज एंग्शियस अबाउट डायबिटिक पेशेंट कि आपका शुगर कम तो नहीं हो गया, कोई चक्कर आ रहे तो गुलाब जामुन खा लीजिए, या चीनी ले लीजिए, या बिस्किट पास में रखिए, या वो कहीं जर्नी में जा रहा है तो घर के मेंबर कहते हैं आपने शुगर लिया नहीं लिया, या बिस्किट लिए कि नहीं लिए, रास्ते में कहीं हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो जाए। लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट के लिए ऐसा अभी भी नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है। अस्थमेटिक पेशेंट के लिए दादी कहती है ये इनहेलेशन मत लेना, नानी कहती है इनहेलेशन थेरेपी मत लेना, जबकि अस्थमा के पेशेंट के फैमिली मेंबर्स की ये मोरल ड्यूटी बनती है कि उसको बोलिए कि अस्थमा के मेडिकेशन को रेगुलर लेना है, अस्थमा को ऑप्टिमाइज कंट्रोल रखना है, आपको सारी एक्टिविटी करनी है, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, योगा, बैलेंस डाइट, यू कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ और सुपर नॉर्मल लाइफ। अगर बच्चों की क्या की जाए, अगर वो अस्थमेटिक पेशेंट है और स्कूल में स्पोर्ट्स जैसे इवेंट होते हैं जिनमें बच्चे भाग लेना चाहते हैं, तो क्या उन्हें लेना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अस्थमेटिक पेशेंट के बच्चे को अस्थमा कंट्रोल रखें और उसके बाद में एवरीथिंग कैन ही और सी कैन डू, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिल्कुल उसको रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि दिस इज वन ऑफ द टेस्ट, जैसे हम स्पायरोमेट्री लैब में टेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज और एक्टिविटीज अगेन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अस्थमा। पेशेंट अगर बच्चा खेल रहा है उसको खांसी आ रही है, इंडिकेशन ऑफ समथिंग रॉन्ग, तो फैमिली मेंबर को भी पता लगता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई कराइए। बिल्कुल सही। और फिर बच्चा ग्रेजुअली उसकी स्टेमिना बढ़ती तो वो कहता है कि मैं पहले तो डांस नहीं कर सकता था, अब मैं डांस कर रहा हूँ, पहले मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा था, अब मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले रहा हूँ। तो ऐसे उसको पता लगता है कि उसकी मॉनिटरिंग कैसी है, उसकी डिजीज कंट्रोल है कि नहीं, स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इवन पेरेंट्स हमको आगे कहते हैं कि साहब अब तो ये बहुत खेल रहा है, नहीं तो पहले खेलता ही नहीं था बच्चा, अगर खेलेगा नहीं तो एक उसका वेट बढ़ेगा, एक उसकी स्टेमिना नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। इसलिए बच्चों में तो बहुत जरूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज ए बेस्ट रेमेडी फॉर क्रॉनिक डिजीज दैट इज वेरी कॉमनली फिट इन द अस्थमा। अगर बच्चे को अपन ने राइट टाइमली डायग्नोसिस नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसका एक तो ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड अस्थमा हो जाएगा, तो लाइफ में बाद में दिक्कत रहेगी। जी। अच्छा, ट्रैवलिंग करने वाले जो लोग होते हैं, ट्रेवलिंग में अस्थमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे कहीं ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो उसमें जो ब्लैंकेट मिलते हैं एसी में, दैट इज ब्लैंकेट इज वेरी रिच इन डस्ट एंड डस्ट माइट। जी। सो ऐसे पेशेंट को, ट्रेवल करने वालों को मैं ये एडवाइस देता हूँ कि घर से आप साफ बेडशीट ले जाएं, अपनी बेडशीट लें, उसके ऊपर वो कंबल ले सकते हैं। या सपोज करो कई लोग सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में, होटल्स में रुकते हैं जहाँ कारपेट रहती है, या वहां भी जो बेडशीट होती है या वहां भी कंबल होती है, उसमें भी डस्ट माइट बहुत होती है, तो उसमें अपनी पर्सनल साफ सुथरी बेडशीट साथ में ले जाएं। ये तो हुआ प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अस्थमा को इतना कंट्रोल रखिए कि आपको इन सब चीजों में जरूरत ही नहीं पड़े। आप अपनी मेडिसिन रेगुलर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और समटाइम्स मान लो वेदर खराब हो गया या एक्सीडेंटली आप बहुत डस्ट के कांटेक्ट में आ गए, तो यू कैन टेक ए एक्स्ट्रा डोज ऑफ इनहेलेशन। जो इनहेलेशन की डोज प्रेस्क्राइब है 1 पफ बीडी, उसको अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसको एक्स्ट्रा डोज ले लेनी चाहिए। या कभी कोई जैसे घर में कोई सफाई चल रही है, ऐसी चल रही है, उसमें तुरंत एंटीस्टामिनिक मेडिकेशन ले लेनी चाहिए, जिससे कि उसको अस्थमा की प्रवृत्ति नहीं बढ़े। सर्दी का जो मौसम होता है उसमें अस्थमिक जो पेशेंट है उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे? सर्दी में एक तो मैंने बताया जो विंटर होती है, डायरेक्ट विंटर का जो एक्सपोजर है वो नहीं होना चाहिए। जैसे हाई नेक पहने, ग्लव्स है, हेलमेट है, वटेवर जो क्लॉथ्स है, इनर है, एक तो विंटर से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और दूसरा मेडिकेशन को रेगुलर लें, अपने अस्थमा को कंट्रोल रखें। तीसरा डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। अगर ये सारी चीजें हैं तो विंटर में कोई दिक्कत नहीं पेशेंट को। अगर अस्थमिक कि आप पेशेंट हैं और आपने पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है और आपका अस्थमा खत्म हो गया, क्या ये सच है? मतलब ये चलता ही रह गया? बिल्कुल, हमने ये नोटिस किया है कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अस्थमा बाल्यावस्था में था, उन्होंने रेगुलर मेडिकेशन रखी, जैसे जैसे एडल्ट और मिडिल एज में आए उनको अस्थमा की तकलीफ है ही नहीं। हमारे पास पेशेंट आके कहते हैं साहब 15 साल 20 साल पहले इसको अस्थमा की तकलीफ थी, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो दिस इज ब्यूटी विद अस्थमा, इट्स नॉट ए ब्यूटी विद हाइपरटेंशन और डायबिटीज। बट स्टिल लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं और अस्थमा के लिए नहीं लेते।
जो कि अस्थमा के लिए रेगुलर लेनी चाहिए। अच्छा, शुगर पेशेंट्स की आपने बात की, या हार्ट पेशेंट्स जो है उन्हें भी अगर अस्थमा हो तो फिर ये कैसे मैनेज हो सकता है? दोनों तीनों बिल्कुल, अब मैनेज तो करना ही पड़ेगा। समटाइम्स एक पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, समटाइम्स मिक्स डिसऑर्डर रहते हैं, तो वी हैव टू मैनेज एंड देन अगेन वी हैव टू मैनेज जुडिशियसली एंड वेरी इफेक्टिवली, सो दैट एक दूसरे की डिजीज को कॉम्प्लिकेशन नहीं करें। जैसे कार्डियक पेशेंट है और उसने अस्थमा का अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक होने का भी खतरा रहता है। अच्छा। तो उसको अस्थमा को कंट्रोल रखना चाहिए ताकि हार्ट पे लोड नहीं आए। सिमिलरली डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर उसका शुगर कंट्रोल नहीं है तो अस्थमा की तकलीफ बढ़ सकती है। या अस्थमा कंट्रोल नहीं है, इरेगुलर मेडिकेशन ले रहा है, बार बार उसको स्टेरॉइड देना पड़ रहा है, तो उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो ऐसे पेशेंट को सारी डिजीज को बिल्कुल बेटर होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना चाहिए, सारी डिजीज को ऑप्टिमाइज कराना चाहिए। अच्छा, ओबेसिटी एक ऐसा रीजन चल रहा है आजकल फास्ट फूड की वजह से, बिल्कुल। या फिर कहते हैं कि सिटिंग वर्क इतना ज्यादा हो गया कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या इन दोनों का कहीं रिलेशन है? बिल्कुल, ओबेसिटी वाले बच्चे जो अस्थमेटिक, पर्टिकुलरली हमने मेल बच्चों में देखा है जिनकी ओबेसिटी ज्यादा, अस्थमा की तकलीफ ज्यादा होती है। और ओबेसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एनी डिजीज, नॉट ओनली अस्थमा, दैट इज फॉर अस्थमा, सीओपीडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सो ओबेसिटी हैज टू बी चेक। अच्छा, ये जरूरी है। तो उसके लिए कि अगर बच्चे ओबेसिटी का शिकार है तो दे नीड टू प्ले इन ग्राउंड एंड दीस काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, अस्थमा को लेकर ऐसी कौन सी चीज आपको लगती, मतलब चुभती है कि उसे लेकर अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, या कुछ ऐसा काम होना चाहिए ताकि और ज्यादा लोग जागरूक हो? या फिर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जोधपुर के उन लोगों को जो अभी भी अस्थमा को लेकर इतना सीरियस नहीं है? अस्थमा के मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहूँगा कि अस्थमा के पेशेंट और कम्युनिटी में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी की डायबिटीज और हाइपरटेंशन की है। अस्थमा में जो मॉडर्न आधुनिक जो इनहेलेशन थेरेपी है, दैट इज ए ड्रामेटिक, दैट इज ए मतलब एक तरह का मिराकल है। जब से ये इनहेलेशन थेरेपी आई है, लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने लग गए हैं। और पहले अस्थमा वाले पेशेंट टेबलेट पे लेते थे जिनकी फेशियल स्वेलिंग हो जाती थी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता था, डायबिटीज हो जाता था, कैटरेक्ट हो जाता था, इतने साइड इफेक्ट होते थे कि अस्थमेटिक पेशेंट कुछ नहीं कर पाता था। इसीलिए अपने यहाँ एक वो कहावत बनी हुई कि अस्थमा की तकलीफ तो मरने पे ही ठीक होगी, किसी जमाने में थी। लेकिन जब से ये मॉडर्न इनहेलेशन थेरेपी आई है, उसके बाद में अस्थमा के पेशेंट कैन डू एवरीथिंग नॉर्मल लाइफ रेदर सुपर नॉर्मल लाइफ। मतलब अपनी धारणा सोच को आपको बदलना होगा। अब आप इमेजिन करिए, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता है तो वो कितनी एक्टिविटी कर रहा होगा। बिल्कुल सही है, पेशेंट है वो, तो इसका मतलब सुपर नॉर्मल लाइफ है उसकी। मतलब आपकी एक्टिविटीज उस अस्थमा को कम कर सकती है। बट और आप देखिए, इंसुलिन वाले पेशेंट, डायबिटीज वाले पेशेंट हमको कहते हैं सर हमारे इंसुलिन लगाने की बड़ी दिक्कत रहती है, अगर कोई इनहेलेशन आ जाए तो हमारे आराम हो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन अस्थमा वाले पेशेंट इनहेलेशन है लेकिन ले नहीं रहे, और जहाँ इनहेलेशन नहीं है वहाँ डिमांड कर रहे हैं कि इनहेलेशन आ जाए तो और अच्छा है। और उसको लेके बहुत पंचुअल भी रहते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन हमें लगाने हैं, कैसे खाना है, क्या पीना है। बिल्कुल सही बात है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा और जागरूक हो जाए, थोड़ा सा इस बीमारी को अवॉइड ना करें, तो हम इस पे लगाम लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते। अस्थमा लाइलाज बीमारी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। हालांकि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिससे डरने की जरूरत है। बस इतना जी कीजिए कि उस बीमारी के लिए आप जागरूक रहिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप जागरूक रहेंगे तो बीमारी आपसे दूर रहेगी। और वैसे भी सच ही कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ। आज डॉक्टर सीआर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अस्थमा के बारे में इतनी सारी जानकारियां हमें दी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतना नॉलेज देने के लिए। आपको अस्थमा से डरने की जरूरत नहीं, उसके लिए अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। परिवार में भी इस बात का ध्यान रखिए कि जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान कैसे रखा जा सकता है। और अगले सप्ताह एक बार फिर नए विषय के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए आप इजाजत। नमस्कार।